सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम सभी लोग वर्ण के बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, हम अक्षर बोलते हैं। लेकिन क्या हम बोलते हैं जब कोई बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम वर्णों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? हम ऐसे तो लिखते हैं आ प र म का, ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है ना। हम उससे उसे एक रूप देने का प्रयास करते हैं और वो जो रूप है वो कहलाता है शब्द, ठीक है। वो जो रूप बनता है वर्णों की मेल से, जिसमें आ भी शामिल होगा, जिसमें स्वर भी शामिल होंगे, व्यंजन भी शामिल होंगे, ठीक है। तो वो जो रूप है वो कहलाता है शब्द। तो देखिए, जैसे एक मैं शब्द लिख रहा हूँ, जैसे जैसे एक वर्ण है ला, एक वर्ण है मा, एक वर्ण है का। तो अगर मुझे कमल बोलना हो तो मैं बोलूंगा क म ल, या मुझे कलम बोलना हो मैं बोलूंगा क ल म, ठीक है। तो ये भी तो वर्ण है, ठीक है, और ये पूर्ण व्यंजन भी है, इनमें स्वर जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या ये उस रूप को धारण कर पाएंगे जिस रूप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब वर्णों से हम शब्द बनाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, ठीक है। और फिर इन्हीं यही शब्द जो है फिर क्या करते हैं, इन शब्दों से बनते हैं वाक्य, ठीक है। और फिर वाक्य जो है हम भाषा में प्रयोग करते हैं बोलते समय, ठीक है। एक साधारण सी बात है समझने के लिए। तो आप देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो क्या ये शब्द का रूप धारण कर पाएगा? नहीं, ठीक है, ये शब्द का रूप धारण नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम एक दूसरी व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। दूसरी व्यवस्था क्या है? दूसरी व्यवस्था ये है कि मैंने ला को यहां लिख दिया और माँ को यहां लिख दिया और का को यहां लिख दिया। अब मैंने वर्ण को पास पास में कर दिया, मैंने व्यंजन को मैंने पास पास लिख दिया, लमक। अब लमक, तो क्या लमक से कुछ समझ में आ रही है कोई बात? अगर हम देखें लमक, तो लमक से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर यहां से पढ़ो कमल, तो यहां से पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदी हमेशा बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं, दाएं से बाएं की तरफ नहीं, ठीक है। ये जो देवनागरी लिपि है ये बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, ऐसे। उर्दू और अरबी जो होती है वो ऐसे चलती है, ठीक है। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो देवनागरी लिपि में क्या होता है, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना पड़ता है। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं कर रहा है। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो वर्ण है, ठीक है ना, वो कैसे होने चाहिए? वर्ण जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। व्यवस्थित, पहली बात तो व्यवस्थित होना चाहिए। तो पहले हम इसको व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। अब ये बन जाएगा, ठीक है। तो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम है और वो सार्थक होना चाहिए, उससे कुछ अर्थ निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है वर्णों को व्यवस्थित किया है मैंने, ल म का वर्णों को व्यवस्थित कर दिया, अलग अलग नहीं बिखरे हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात ये है कि व्यवस्थित तो है लेकिन सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अब मैंने इसको यहाँ पर व्यवस्थित भी कर दिया और इसका अर्थ भी निकल रहा है, तब जाकर के ये शब्द बना है। तो ऐसे में अगर आपसे कोई पूछता है कि शब्द क्या है, तो हम शब्द की क्या परिभाषा देंगे? हम शब्द को ये कहेंगे कि जो शब्द होते हैं वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्द क्या कहलाएंगे? वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह, ठीक है, क्योंकि ये समूह है। जब भी कोई चीज एक से अधिक होती है उसको हम समूह बोलते हैं, ठीक है। तो वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। अब इस शब्द विचार में हम समझेंगे कि शब्द क्या होते हैं, वो तो हम जानेंगे। शब्द कितने तरह के होते हैं इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो शब्द होते हैं, ठीक है, शब्द विचार में हम शब्द को 4 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। पहला उत्पत्ति के आधार पर,
दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और उसके बाद एक चौथा है वो है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं बच्चों वो लगभग 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हम समझते हैं थोड़ा सा। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है ये, इसको मोटे तौर पर हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है तत्सम, दूसरा जो होता है वो होता है तद्भव, जो तीसरा है वो है देशज, उसके बाद है विदेशी, और उसके बाद है संकर। ये कितने वर्गीकरण हम इसके कर सकते हैं, ठीक है ना। 2, 3, 4 और ये 5। अब हम रचना के आधार पर जाते हैं। रचना के आधार पर हम शब्द को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक, और जो तीसरा है वो होता है योग रूप। अब हम प्रयोग के आधार पर चलते हैं। प्रयोग के आधार पर हम शब्द को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अब अगर हमें अर्थ के आधार पर चलना हो तो अर्थ के आधार पर हम शब्द को निम्न भागों में बांटते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक, ठीक है। एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो हमने देखा शब्द विचार में कि शब्द जो है, पहले हम शब्द के बारे में समझे शब्द है क्या, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे शब्द, ठीक है। अब अगर हम शब्द की बात करें, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको वर्गीकृत करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। 4 प्रकार के वर्गीकरण है। अब हम जब उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर हमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर दिखते हैं। रचना के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर हम प्रयोग के आधार पर देखें तो प्रयोग के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर भी हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, और ये है सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले आज करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। आज हम सही ये वाला भाग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और कैसे क्या क्या होते हैं, उनके अंदर किस तरह के शब्द आते हैं, इसको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर हम चलते हैं तो इसमें जो पहला शब्द है वो है तत्सम। उत्पत्ति के आधार पर जो पहला शब्द है वो है तत्सम। तत्सम हम किसको कहते हैं, तत्सम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसी, और सम का मतलब होता है समान, उसी के समान। उसी के समान का मतलब किसके समान, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हिंदी है, हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ।
तो जब हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है तो वो संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो है वो हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम के शब्द। यानी हम तत्सम से क्या समझते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में जो भी संस्कृत के शब्द हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे हम बात करते हैं अग्नि, सूर्य, कभी एक शब्द आता है कृषक, मयूर, ये जो शब्द है ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी में ज्यों के त्यों इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी कोई संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में इस्तेमाल हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं तत्सम। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, पूरा सब भंडार है ये शब्दों में। ठीक है, अब हम दूसरे में चलते हैं। जो दूसरा है वो कौन सा है, जो दूसरा है बच्चों वो है तद्भव। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भव। तद का मतलब क्या होता है, तद का मतलब होता है उससे। हमने तत्सम पढ़ा, उसी के असमान समान। तद्भव का मतलब होता है, भव का मतलब होता है होना, भू धातु से बना है, या फिर इसका मतलब होता है बनना। तद्भव का मतलब होता है उससे बनना, अर्थात जो शब्द संस्कृत के शब्दों से बने हैं, हिंदी में ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण देखा था, देखिए जैसे हमने एक बात कही थी अग्नि की, तो हिंदी में आकर के वो बन गया आग। हमने सूर्य की बात की, वो आकर बन गया सूरज। हमने कृषक की बात की थी, वो आकर बन गया किसान। हमने मयूर की बात की थी, वो आकर बन गया मोर। तो हमने घृत की बात की थी, वो आकर बन गया घी। तो वे हिंदी में वे सारे शब्द जो संस्कृत से बने हैं, संस्कृत से ज्यों के त्यों नहीं लिए गए, बल्कि उनका रूप बदलकर दूसरा हो गया है। ठीक है, संस्कृत से बदलकर वो दूसरा रूप धारण कर लिए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव। उससे होना, उससे बनना। इसलिए उससे क्या है, इसका इस उससे का मतलब है संस्कृत। इस उससे का मतलब क्या है, संस्कृत। इस उससे का क्या मतलब है, संस्कृत। ठीक है, तो हमें ये बात पता चली तत्सम और तद्भव। अब हम तीसरी तरफ चलते हैं। जो तीसरा शब्द है वो क्या है, जो तीसरा शब्द है बच्चों वो है देशज। देशज शब्द क्या होता है, ये दो शब्दों से भी मिलकर बना है। देशज का मतलब क्या होता है, देशज का मतलब होता है देश और जड़। देश का मतलब होता है देसी भाषा। ठीक है, या देसी शब्द हम इसको बोल सकते हैं। और ज का मतलब होता है जन्म। तो हम इसको देशज को कैसे समझेंगे, हम इसको ऐसे समझेंगे कि वे सारे शब्द जो देसी भाषा से लिए गए। हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, मतलब जो हिंदी भाषाई क्षेत्र है, जो हिंदी प्रदेश जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ की जो लोक भाषा है उसके बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। तो उन सारे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, देशज। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द देखिए, जैसे एक शब्द है खटिया, जैसे एक शब्द है लोटा। ठीक है, जैसे एक शब्द है बुढ़िया, जैसे एक शब्द है खुरपी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जो देसी भाषा के शब्द हैं, मतलब जहां हिंदी बोली जाती है वहां की एक लोक भाषा भी होती है। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश में चले जाएं तो मध्य प्रदेश में आपको बघेली भाषा मिल जाएगी। ठीक है, बुंदेलखंडी मिल जाएगी। अगर आप छत्तीसगढ़ में चले जाए आपको छत्तीसगढ़ी भाषा मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वो वहाँ की लोकल भाषा है। ठीक है, वहाँ की लोक भाषा है। तो लोक भाषा के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उनको हम कहते हैं देशज शब्द। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अगले भाग में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर के जो दो भेद बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे और आगे के भी वर्गीकरण को समझेंगे। धन्यवाद।